बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो डेली बेसिस पर इम्प्रूव कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर जो है वो एसिड और बेसिस के हवाले से था। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से। इसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पोटेंशियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उससे बहुत ज़्यादा जो है वो एमसीक्यू अराइज करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रीफ हिस्ट्री मैंने मेंशन की है जिसमें कि एटम की जो स्टोरी है वो कहाँ से शुरू हुई और किस किस तरह से इसको मॉडिफाई किया गया। तो सबसे पहले बेटे आपने ज़हन में रखना है कि इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ग्रीक फिलोसफर्स ने दिया था कि ये हम इनकी जो भी चीज़ देखते हैं इसको हम डिवाइड करते करते एक ऐसे पार्टिकल तक पहुंच जाते हैं जिसे हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था इनडिविजिबल पार्टिकल का एट टाइम कि एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद इस इनडिविजिबल पार्टिकल को डेमोक्राइटस ने नाम दिया एज एटम और ये वर्ड एटोमोस से डिराइव्ड है जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इनडिविजिबल या नाकाबिले तस्वीर। उसके बाद 1808 आया जब एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन, उसने ये रिकॉग्नाइज किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को अगर एक्सप्लेन करना है तो हमें एटम की एग्जिस्टेंस को कबूल करना पड़ता है। तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं और इसी बेस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस सारी बात की रोशनी में पहले इंडिविजिबल पार्टिकल हुआ, फिर इसके फर्दर जो है वो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर कर लिए गए। तो अब जो इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन करते हैं वो ये है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अभी इंडिविजिबल वाली बात जो है वो रॉन्ग साबित हो चुकी है, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं किया गया क्योंकि इस नाम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसलिए इस नाम को रिटेन करते हुए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा तब्दील कर दिया गया है। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि अब आप अगर देखें तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो अब डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से कुछ एक के नाम जो है वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन अभी भी फंडामेंटल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही समझा जाता है। तो इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इन्हीं मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करेगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्वीडिश केमिस्ट था जे बर्जीलियस, जिसने सबसे पहले एटॉमिक मैसेज जो है वो फाइंड करना शुरू किए और उसके बाद इसी ने ही एलिमेंट्स को सिंबल्स देने का सिस्टम जो है वो डेवलप करना शुरू किया। तो ये काफी पहले काम स्टार्ट हो गया था, फिर इसमें मजीद बेहतरी आती चली गई और आज हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से बिल्कुल एक्यूरेट एटॉमिक मैस जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर 1913-1914 में मूजदे ने एक्सरेज पर बहुत काम किया और इसी एक्सरे की डिस्कवरी के बाद हम इस काबिल हुए कि हमने डायामीटर ऑफ एटम को मेजर किया जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो 0.2 नैनोमीटर या 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में है ज़्यादातर। तो इस तरह से हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आइडिया हो गया कि एक एटम का साइज कितना स्मॉलर हो सकता है। उसके बाद अगर हम बेटे बात करें एटम के मैसेज की रेंज भी हमें पता लगी मुख्तलिफ एलिमेंट्स की कि वो 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम तक है। और इसी तरह जो 1 AMU है ये अब यूनिट यूज होता है क्योंकि मैसेज जो है वो क्वाइट स्मॉल है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर ग्राम में करेंगे इट विल बी 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा ये। तो इस तरह से अब हम ये वैल्यू बड़ी आराम से AMU में मेजर कर सकते हैं। कहता है जी स्मॉल साइज का अगर आपने आइडिया लेना है तो देखेंगे 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं एक फुल स्टॉप में। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि एक एटम जो है वो कितना एक्सट्रीमली स्मॉल साइज रख सकता है। उसके बाद सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल कैथोड रेज या जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, तो इनको सबसे पहले बेटे डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने विद द हेल्प ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उसने हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई की थी बिटवीन
बिटवीन द इलेक्ट्रोड जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे, और ये वोल्टेज की वैल्यू आपने याद रखनी है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में 5000 to 10,000 वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी वोल्टेज आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगी फॉर द मूवमेंट ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज इलैबोरेट होना शुरू हुई। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, 1895 में जे पेरिस ने ये शो किया था, और ये ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब। ये कलर आपने रिमेंबर रखने हैं, वो कलर एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। फिर वो कहता है व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दीस रेज एल्यूमिना ग्लोज रेड, एल्यूमिना रेड कलर से ग्लो करता है, और टिन स्टोन जो है वो येलो कलर से ग्लो करता है। तो ये कलर आपने बेटे याद रखने हैं कि कैथोड रेज जब ग्लास से स्ट्राइक करती हैं टिन स्टोन से, तो वो कौन सा कलर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह दे कैन कॉज अ केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट एंड द मास ऑफ कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाइड 10⁻³ किलोग्राम। स्टोनी नेम दिस पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को नाम जो है वो स्टोनी ने दिया था, डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था, और इन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो मिलीकॉन ने पहले फाइंड आउट की थी, और ये वैल्यू है 1.602 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की अमाउंट है। इसी तरह थॉमसन आल्सो डिटरमाइंड द चार्ज टू मास रेशियो E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो SI यूनिट में जो E/m वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वो है 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ माइनस साइन चार्ज की वजह से है कूलम्स पर ग्राम, और यही अगर किलोग्राम में चले जाएंगे तो 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। तो ये E/m वैल्यू है कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये बेटे बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको कैथोड रेज के मुतालिक बिल्कुल याद होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू इसमें से वो आपको पूछ सकता है। उसके बाद में डिस्कवरी उसी एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो एक जर्मन फिजिसिस्ट था ईगोल्डस्टाइन, उसने 1886 में ही पॉजिटिव रेज डिस्कवर की उसी एक्सपेरिमेंट के जरिए, जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। These positive rays are produced when high speed cathode rays strike the molecule of a gas। जाहिर बात है डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस आप फिल करते हैं तो जब उनमें से हाई स्पीड कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाते हैं जो कि कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनको पॉजिटिव रेज का नाम दिया जाता है। इसी तरह दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन द जिंक सल्फाइड, यानी कि जिंक सल्फाइड प्लेट से जब टकराते हैं तो उससे चमक पैदा होती है और एक स्पॉट सा बन जाता है जिसे हम फ्लैश कहते हैं। तो जिंक सल्फाइड की प्लेट आपने याद रखना है। द E/m वैल्यू की अगर हम बात करें चार्ज टू मास रेशियो की, तो पॉजिटिव रेज की हमेशा कम होगी क्योंकि इनका मास हमेशा ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में, एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। और अगर आप गैस चेंज करेंगे इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब तो पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और कहता है द E/m वैल्यू इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। तो आपसे पूछ सकता है किस गैस की मैक्सिमम होती है, तो हाइड्रोजन गैस की। उसकी रीजन ये है कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो मिनिमम होता है, तो इसलिए इसकी E/m वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो जब हाइड्रोजन गैस यूज होती है तो फिर जो पॉजिटिव पार्टिकल यूज होता है वो सिर्फ प्रोटॉन होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी प्रोटॉन बचेगा। तो ये नाम जो है वो सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। इसी तरह बेटे द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स जो है वो हैवियर होता है। उसके बाद बेटे हम मूव करते हैं थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल की तरफ, विच इज न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड प्रेडिक्ट किया था उसने, रदरफोर्ड ने 1920 में, लेकिन डिस्कवर नहीं कर सका था कि एक न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होगा और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर होगा और इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन थी इसकी। लेकिन 1932 में जेम्स चैडविक जो है वो कामयाब हो गया न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में, और इसी वजह से उसको 1935 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो उसने एक न्यूक्लियर रिएक्शन यूज किया था जिसमें उसने बेरिलियम मेटल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी। तो उससे कार्बन एटम बना और एक न्यूट्रॉन जो एडजस्ट नहीं हो सका वो आगे मूव कर गया, तो जिसकी वजह से ये एक सिंगल न्यूट्रॉन या एक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो गया। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। अब उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्री न्यूट्रॉन को जब आप ब्रेक करते हैं तो इससे एक प्रोटॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक स्मॉल पार्टिकल निकलता है न्यूट्रिनो।
तो ये 3 पार्टिकल्स में ये न्यूट्रॉन भी डिवाइड हो सकता है। न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, इनमें पेनिट्रेशन की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद फिर हाई स्पीड न्यूट्रॉन क्या होते हैं, स्लो स्पीड, एक कैटेगरी उन्होंने बनाई भी है। व्हेन न्यूट्रॉन्स ट्रैवल विद एन energy 1.2 mega electron volt, they are known as fast neutrons, and when energy below 1 electron volt are called slow neutrons। तो इस तरह से 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा इनकी आप एनर्जी कह रहे हैं तो ये फास्ट होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होंगे तो ये स्लो होंगे। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद ये बिकॉज ऑफ देयर इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट दे आर बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये एमसीक्यू आ चुका है बीपीएससी में कि कौन सा पार्टिकल जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, तो दैट इज न्यूट्रॉन। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द जनरल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये 3 पार्टिकल्स थे फंडामेंटल, इनकी मैंने अलग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। फिर अब जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको हेल्पफुल हो सकती है इन डिफरेंट एमसीक्यूज। तो इसमें सबसे पहले बेटे 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म द क्लासिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम जो है वो प्रेजेंट किया था। तो इसमें उसने एक बीम दी थी अल्फा पार्टिकल्स की, और उसको एक गोल्ड के फॉइल पर जो है वो बम्बार्ड करवाया था। और गोल्ड के फॉइल का आपने याद रखना है कि जो उसकी जो थिकनेस थी दैट वाज 0.0004 सेंटीमीटर, यानी ये 4 टाइम्स 0 और 4 सेंटीमीटर जब उसकी थिकनेस थी गोल्ड के फॉइल की, जिसकी मदद से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया गया था। इसी तरह की मैक्सवेल प्लांक है जिसने क्वांटम थ्योरी 1900 में पेश की थी, जो कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के बारे में थी। इसी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। इसी तरह द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इज directly proportional to frequency nu and E is equal to h nu, where h is called Planck's constant। Planck's constant की वैल्यू यहाँ पर मैं नहीं लिख सका, आपने उसको याद रखना है 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकंड। तो वो h की वैल्यू है जिसे हम Planck's constant कहते हैं। इसी तरह बेटे एक और कांस्टेंट यूज होता है रेडियस और एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को जब हम फाइंड आउट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं। इसकी वैल्यू जरा डिफिकल्ट है, याद रखनी है हमने 8.84 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। तो ये इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की। इसी तरह इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्टर न्यू टू द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। फर्स्ट अगर आप ऑर्बिट देखते हैं तो उसका जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है बोर एटॉमिक मॉडल से, फर्स्ट रेडियस की दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम या 0.529 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की है। सेकंड की करनी है तो मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला में होता है n स्क्वायर, तो 4 सेकंड के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वो कहते हैं द ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वल स्पेस, यानी शेल्स जो होते हैं ऑर्बिट जो होते हैं वो इक्वल स्पेस नहीं होते हैं। पहले जो ऑर्बिट है वो करीब करीब होते हैं, जैसे उनका न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाता है उनके दरमियान गैप भी बढ़ता जाता है। मसलन सेकंड ऑर्बिट 4 टाइम्स अवे है फर्स्ट ऑर्बिट से, जबकि थर्ड ऑर्बिट जो है वो 9 टाइम्स अवे है। इसी तरह फोर्थ ऑर्बिट जो है वो 16 टाइम्स जो है वो अवे है फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। अब उसके बाद कहते हैं दी एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बेटे होगी -13.31 किलो जूल पर मोल, और ये हम बोहर एटॉमिक मॉडल से ही कैलकुलेट करते हैं, इसलिए वैल्यू आपने याद रखनी है। इसी तरह कहते हैं द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब नहीं है या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस नहीं है तो उसकी एनर्जी 0 होती है, और जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस आता है तो उसकी वैल्यू 0 से कम होना शुरू हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 किलो जूल पर मोल होती है। इसी तरह द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन, ये स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक में है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक विजिबल रीजन है जिसको हम देख सकते हैं, और ये 7 कलर्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह बेटे इन एडिशन टू द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम देयर आर 7 अदर रीजन। तो कुल मिलाकर एक व्हाइट लाइट जो वो 8 रीजन्स प्रोड्यूस
प्रोड्यूस करती है, जिसमें से एक विजिबल रीजन को हम देख सकते हैं, बाकी जो रीजन हैं जिनमें लाइक इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, कॉस्मिक रेज हैं, एक्स रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, गामा रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, उनको हम देख नहीं सकते। तो वो 7 और प्लस विजिबल, तो 8 रीजन में टोटली जो है वो लाइट सेपरेट होती है व्हेन इट पासिस थ्रू द प्रिज्म। जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैटर इन बल्क। कोई ज्यादा मिकदार में आप मैटर लें तो उसका स्पेक्ट्रम बनाएं तो इट विल बी ऑफ कंटीन्यूअस टाइप स्पेक्ट्रम। अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है इसमें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। The spectral lines can be classified into 5 groups called spectral series. तो इसमें बेटे लाइमन सीरीज है। आपने ये लाइमन सीरीज कब डेवलप होती है? जब किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा तो इट विल बी लाइमन सीरीज, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है। मैं आपको तकरीबन यकीन से कह सकता हूं कि एक एमसीक्यू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जरूर आ जाएगा, इसलिए आपने यकीन होकर अच्छी तरह लेक्चर को भी सुनना है और इसको याद भी रखना है। इसी तरह बेटे अगर सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन फॉल करता है किसी भी हायर शेल से, तो वो जो भी रेडिएशन एमिट करता है वो बाल्मर सीरीज में फॉल करती है, और बाल्मर सीरीज के सारी रेडिएशन जो है वो विजिबल रीजन में लाई करती हैं। इसी तरह अगर थर्ड में आएगा तो पार्सन सीरीज, ये भी आईआर रीजन है। ब्रैकेट सीरीज है, ये अगर फोर्थ ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो ये भी आईआर रीजन है। और पी फंड सीरीज है, ये भी आईआर रीजन से बिलोंग करती है। तो ये 5 रीजन हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शो करता है डिपेंडिंग अपॉन द कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन फॉल करता है। पहले में लाइमन, दूसरे में बॉल्मर, तीसरे में पास्चन, चौथे में ब्रैकेट और पांचवें में पी फंड सीरीज। और रिडबर्ग कांस्टेंट एक यूज होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है कि रिडबर्ग कांस्टेंट ये भी आया हुआ है पीपीएससी एग्जाम में 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। कहते हैं व्हेन द एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, चाहे वो मतलब जब एमिशन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं उस वक्त, आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, its spectral lines are further split up into closely spaced lines. This type of splitting of spectral lines is called नंबर 1 अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ज़ीमैन इफेक्ट, और अगर यही प्रोसेस बेटे इलेक्ट्रिकल फील्ड के तहत हो तो वो कहलाता है स्टार्क इफेक्ट। ये 2 इफेक्ट हैं, इनमें सिर्फ बच्चा एमसीक्यू में ये कंफ्यूज होता है कि मैग्नेटिक के साथ ज़ीमैन इफेक्ट था या इलेक्ट्रिक के साथ। तो आपने ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ है ज़ीमैन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है स्टार्क इफेक्ट। इसी तरह एक्सरेज किसने डिस्कवर की थी? तो ये अक्सर बच्चे मूजले पर टिक कर देते हैं, मूजले ने इस पर काम किया था, बट एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रोएंटजन, ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है जिसने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। द एक्सरेज और उनकी जो पैदा होने वाली वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द टारगेट मेटल, क्योंकि हम हाई स्पीड कैथोड रेज को स्ट्राइक करते हैं ओवर द मेटल, तो वो मेटल जो है वो लार्ज एटॉमिक मैस की होनी चाहिए। तो वो जैसे जैसे टारगेट मेटल बदलती है वैसे वैसे उसकी पैदा होने वाली एक्सरेज भी बदलती हैं। तो इसको स्टडी किया था मूजले ने 1913 में और 1914 में, यानी 2 साल बहुत ज्यादा इसने इसको स्टडी किया। 38 एलिमेंट्स उसने यूज किए थे डिफरेंट एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए, और उसने जो एक्सरेज प्रोड्यूस की थी वो 0.04 से लेकर 8 एंगस्ट्रॉम तक वैल्यू रखती हैं, यानी कि काफी बड़ी रेंज इसने स्टडी की है। और 38 एलिमेंट्स फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड जो उसने टारगेट के तौर पर यूज किए एक्सरे ट्यूब में, और उनके एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किए। इसी बेस पर बेटे उसने एक रिलेशनशिप दिया था, सिस्टमैटिक रिलेशनशिप, जिसको उसने नाम दिया मूजले लॉ का। मूजले लॉ ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। न्यू अंडर रूट इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी, जो ये बात हमें बताता है कि किसी भी एक्सरे की जो वेवलेंथ का स्क्वायर रूट है वो उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या अगर आप उसका स्क्वायर ले लेंगे तो फ्रीक्वेंसी या न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट इज एमिटिंग दैट एक्सरेज। तो ये एक लॉ जो है ये मूजले लॉ कहलाता है। इसी तरह मूजले के बाद जो अगली चीज आपने याद रखनी है कि डी ब्रॉगली था, बड़ा जबरदस्त साइंटिस्ट, जिसने 1924 में ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट पेश किया था।
कि ड्यूअल नेचर, जिसमें हम ये कहते हैं कि वेव जो है वो पार्टिकल लाइक नेचर रखती है और पार्टिकल्स जो है वो वेव लाइक नेचर रखते हैं। हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो डी ब्रॉगली ने 1924 में प्रेजेंट किया था और इसको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इन 1927 दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, जिसने डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट सही साबित किया था विद द हेल्प ऑफ डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको भी नोबेल प्राइज दिया था और डी ब्रॉगली को अलग से नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि ये एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट था जिसने सारी सोचने की जो हदें हैं वो चेंज करके रख दी थी। तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। मैंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो कोशिश की है इसमें ऐड अप करूं, और बाकी इसके साथ आपने ये जरूर करना है कि क्वांटम नंबर्स भी इसी पोर्शन में आते हैं, लेकिन लेक्चर की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए मैंने वो ऐड नहीं किए। तो आपने क्वांटम नंबर्स और उसके साथ जो डिफरेंट रूल्स हैं, लाइक N+L रूल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, आफ्बा प्रिंसिपल है, हंस रूल है, ये जरूर अच्छे तरीके से याद करने हैं। और सिर्फ मैंने ये चीज़ ध्यान में रखी कि भाई लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी अगर लेक्चर हो जाता है तो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है उसको देखना, तो इसीलिए मैंने फिर वो भी ऐड नहीं किए। अगर उसमें किसी को कोई गाइडेंस चाहिए होगी बेटे, वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले, अदरवाइज आपने उसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। उनमें से काफ़ी MCQ जो है वो अराइज करते हैं। एट द एंड जी आपके लिए फिर एक मोटिवेशनल कोट है यहाँ पर, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस, कि इतना खामोशी के साथ मेहनत करें कि आपकी कामयाबी जो है वो आपका शोर बन जाए और हर जगह से ये आवाज़ आए कि आपकी कामयाबी जो है वो आपकी मेहनत का नतीजा है, बजाय इसके कि थोड़ी सी मेहनत करके ज़्यादा शोर डाला जाए। इससे बहुत बेहतर है बेटे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और जब आप सब बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर सबको पता लग जाएगा कि आपने मेहनत की और कामयाबी हासिल की। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।